हेलो नमस्कार। समुत्कृष्ट क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास के अंतर्गत हम आरपीएससी के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी स्कूल व्याख्याता भर्ती के माध्यम से जो वैकेंसी आने वाली है उसमें जिनका सेकंड पेपर ज्योग्राफी है उसकी हम बात करने वाले हैं। हमने आरपीएससी के माध्यम से जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने वाली है उसके परीक्षा का पैटर्न क्या होगा उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा पिछली क्लास में हमने की थी। और उस चर्चा के साथ में मैंने बताया था कि आरपीएससी के माध्यम से जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी क्लासें भी नियमित रूप से प्रारंभ कर दी गई है। समुत्कृष्ट क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कर ली गई है कि मैथ्स और इंग्लिश की क्लासें प्रारंभ है और अन्य क्लासें भी लगने वाली हैं, वहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है। और जो इनका सेकंड पेपर है ज्योग्राफी है, भूगोल है, तो हम भूगोल की कक्षाएं नियमित रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज पहली क्लास है, तो कुछ बातें यदि हम चर्चा कर लें तो सभी के लिए लाभदायक होगा। कि एक बात ये कि जो आप अभी ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हो, सेकंड पेपर जिनका ज्योग्राफी है, ये कक्षाएं किन के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरा, इस कक्षा में हम परीक्षा के पैटर्न के बारे में तो पिछली बार बात की थी पिछली क्लास में, लेकिन सब्जेक्ट की यदि बात करें थोड़ा बता देंगे कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर का ये पेपर होता है। वो तो ज़्यादा चर्चा करने की ज़्यादा योग्य बात भी नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि ये इसका जो सेकेंड पेपर है उसका सिलेबस क्या है। दो बात इस कक्षा में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज के माध्यम से होने वाली है और जो आप सेकंड पेपर जिनकी ज्योग्राफी है उनकी कक्षाएं की यदि बात कर रहे हैं, हम समुत्कृष्ट क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, तो ये कक्षाएं किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि मैं परीक्षार्थियों की दृष्टिकोण के साथ में देखूं तो हमारे सामने दो तरह के परीक्षार्थी हैं, दो कैटेगरी बना सकते हैं हम ज्योग्राफी के अंतर्गत। एक कैटेगरी वो है, फर्स्ट कैटेगरी, जिनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, जिसने ज्योग्राफी के किसी भी कोचिंग संस्थान से या अपने खुद से स्वयं पढ़कर अच्छे नोट्स बना लिए हैं, सिलेबस के अनुसार कंप्लीट नोट्स बना लिए हैं, एक बार अच्छा पढ़ लिया, कंसेप्ट जिनका क्लियर है और जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पहले भी दिया है या जिनके ऑलरेडी नेट जेआरएफ हो रखी है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। एक कैटेगरी तो है वो जिनका कंसेप्ट ऑलरेडी तैयार है, सब सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर है, एक कैटेगरी है वो। दूसरी कैटेगरी के परीक्षार्थी वो हैं जिनकी अभी तक कोचिंग नहीं की है, ना अभी पूरी सिलेबस के हिसाब से उन्होंने तैयारी की है, केवल थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में पढ़ा है, एमए कर रहे हैं या एमए फाइनल ईयर में हैं या बीएड फाइनल ईयर में हैं, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। दो कैटेगरी के हैं वो। अपने हिसाब से आप देखें कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, कि आप कितना अपने खुद से ज़्यादा कौन जानता है कि आपका ज्योग्राफी किस स्तर का है। आप अपने खुद से एनालिसिस कीजिए आप किस कैटेगरी में हैं। तो हमने इस समुत्कृष्ट क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरे ही द्वारा दोनों कैटेगरी को टारगेट करते हुए हम क्लासें प्रारंभ कर रहे हैं। एक कक्षा होगी जो होगी जीरो से एडवांस लेवल तक, नोट्स प्रॉपर वे से कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाया जाएगा। पूरी कक्षाएं ही लगेगी जिसमें आपको प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर कंसेप्ट को समझ सकते हैं, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक समझ सकते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एक कक्षा तो वो होगी सिलेबस के उसी टॉपिक पर। दूसरी कक्षा होगी एमसीक्यू बैच की, वो होगी पहले वाले कैटेगरी लोगों के लिए। दूसरे वाले कैटेगरी जो मतलब जो विद्यार्थी जिनकी अच्छी पकड़ हो चुकी ज्योग्राफी पर, अच्छे कंसेप्ट तैयार है, जिनके बहुत अच्छा शानदार पढ़ लिया है, उनके लिए होगी वो महत्वपूर्ण। और जो विद्यार्थी उसी टॉपिक पर पहले यदि क्लास ले चुके हैं, पहले वाले क्लास नोट्स बना लिया है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। वापस से समझिए यदि नहीं समझे बात को। देखो दो कैटेगरी लोग बनने वाले हैं। एक सेकंड के लिए बता दूं आपको। पहले कैटेगरी की यदि बात करें, पहले कैटेगरी बात जिनके सिलेबस के अनुसार तैयारी कंप्लीट है, तैयारी है पहले से, जिनकी तैयारी है, आपने नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से नोट्स पढ़ लिए हैं या बना लिए हैं, अच्छे नोट्स तैयार है नोट्स आपके, और आपका जो कंसेप्ट है, आपका कंसेप्ट तैयार है, वो वाले विद्यार्थी हैं। तैयारी जिनकी ऑलरेडी अच्छी है, जिन्हें फर्स्ट ग्रेड अनुभव दे रही है। ये दूसरी वाली कैटेगरी मानो वो विद्यार्थी जो अभी नए नवोदय बच्चे हैं, जिनकी तैयारी करना बाकी है,
तैयारी जिसकी बाकी है, 0 से शुरुआत करना चाहते हैं, शून्य से शुरुआत करना चाहते हैं, शून्य से शुरुआत चाहते हैं, दो कैटेगरी मान लें। एक तो जिनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी है, जिनको केवल अभ्यास की जरूरत है, इन्हें केवल अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास, या फिर इनको चाहिए रिवीजन, कंसेप्ट का रिवीजन की जरूरत है या अभ्यास की जरूरत है। एक कैटेगरी वो वाली है। दूसरी कैटेगरी जिनकी तैयारी बिल्कुल 0 है, शून्य से पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, केवल अभी ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो वाली कैटेगरी है। तो हमारी क्लास किसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है? तो देखिए, हम 2 क्लास आएगी हमारी। एक सिलेबस के हिसाब से होगी, सिलेबस के टॉपिक वाइज क्लास होने वाली है, सिलेबस के टॉपिक वाइज, टॉपिक के अनुसार क्लास होगी, और प्रत्येक टॉपिक पर 2 क्लास होगी। कैसी क्लास होने वाली है? 2 क्लास। पहली कक्षा, सबसे पहले कक्षा लगेगी, वो इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। पहली कक्षा होगी, वो इस कक्षा के हिसाब से ही चलेगी कि इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पूरे कंसेप्ट को तैयार करवाएंगे, कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे, और पूरे प्रॉपर वे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जिनके नोट्स बने हुए नहीं है, वो आप नोट्स लेकर बैठे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और पूरा डिटेल्स में हम पूरी कक्षा को, ज्योग्राफी के टॉपिक को समझाते हुए चलेंगे। बनाते हुए चलना है, बनाते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक पहले तो क्लास एक ही टॉपिक पर, जैसे मानो अभी हम टॉपिक समझाएंगे, जैसे मानो सबसे पहले टॉपिक ले लिया आपने, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर ले लिया मापनी। तो मापनी क्या होती है? तो मापनी को पूरी कक्षा में कंसेप्ट को समझाने की कक्षा होगी। पहले का हम पूरा उस डिटेल्स में समझाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरी क्लास होगी, वो होगी इसी टॉपिक पर सेम टाइम पे क्लास होगी, वो होगी एमसीक्यू क्लास होगी। वो भी 0 से एडवांस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एडवांस लेवल के आएंगे, जिसमें आप, ये जो कैटेगरी होगी वो उनके बच्चों के लिए होगी जिनका सिलेबस ऑलरेडी बहुत अच्छा है, जिनको रिवीजन की जरूरत है, जिनको एमसीक्यू के बैच की जरूरत है, केवल अभ्यास करना है, उनके लिए जरूरी है, उनके लिए क्लास होगी। इसके अंतर्गत फिर क्या होगा, उनकी इसके अंतर्गत हम क्लास लेंगे। इसके अंतर्गत हम एक तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पुराने क्वेश्चन जो भी है आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं वो पुराने क्वेश्चन होंगे, और नए क्वेश्चन, जो नए एमसीक्यू, नए प्रश्न जहाँ बन सकते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। नए प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम टॉपिक वाइज चलाएंगे, इसको भी किस प्रकार से चलाने वाले हैं, प्रत्येक टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू तैयार करने वाले हैं, और उसी टॉपिक के करेंगे, उसी टॉपिक को लेकर जो जिसकी क्लासें लग चुकी है। तो देखिए, क्या केवल ये इन बच्चों के लिए ही जरूरी, इन बच्चों के लिए एमसीक्यू को कक्षाएं महत्वपूर्ण होने वाली है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। इन बच्चों के लिए भी जरूरी होगी। इन बच्चों के लिए तब होगी जब ये पहले वाली क्लास ले लेंगे। यदि आप सीधा आओगे तो ज्योग्राफी में इसमें थोड़ा सा कठिन समझ में आएगा। हालांकि इसमें 360 डिग्री के साथ एनालिसिस करेंगे, पूरे क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ में बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन जिनके नोट्स बनाने हैं, जिनके कंसेप्ट को रिवीजन करना है, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अभी उनके लिए कक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए आप पहले है ना इस क्लास को लेंगे, जो हम कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे अच्छे से, पढ़कर फिर वापस एमसीक्यू वाली क्लास लेंगे, तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समुत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोनों क्लासें लगभग साथ साथ चलेगी, सेम डे चलेगी। जैसे मानो हम सप्ताह में कोशिश करेंगे, एक सप्ताह के अंदर 5 क्लास लेके आए, 5 क्लास इसकी और 5 ही क्लास साथ में लेके एमसीक्यू की, और सेम टॉपिक में, टॉपिक एक ही रहेगा आपका। टॉपिक जो लेंगे, एक टॉपिक पर पहले ये कक्षा आएगी, एक टॉपिक पर सेम टॉपिक पर ये कक्षाएं, 5 कक्षाएं, ये अभी एक सप्ताह में यदि क्लास लें तो इससे क्या होगा, पहले हमारा पूरा कंसेप्ट तैयार हो जाएगा, उसके साथ साथ में हमारे रिवीजन भी हो जाएगा। और जो बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए केवल एमसीक्यू वाली क्लास से लेंगे तो भी उसका रिवीजन होता चलेगा, और इनके लिए पहले क्लास ले लें फिर उसके साथ में एमसीक्यू वाले ले लें, मतलब इनको डबल मेहनत करेंगे तो ये दोनों साथ साथ में तैयारी अच्छी हो जाएगी। मतलब एक साथ में कंसेप्ट पढ़ा, पहले कंसेप्ट को समझा, फिर एमसीक्यू सॉल्व किया, तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। एक तो हम इस टाइप से हम लेके आने वाले हैं समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये मेरे द्वारा ही प्रयास रहेगा, पूरी कक्षाएं ज्योग्राफी जो सेकंड पेपर है आपका मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि जो आप मेरे जो परीक्षार्थी के रूप में, जो एक विद्यार्थी के रूप में, या एक शोधार्थी के रूप में, या एक शिक्षक के रूप में जितना भी अनुभव है, उस पूरे अनुभव के अनुसार
बहुत शानदार तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी और उसके एमसीक्यू सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसके अलावा आप रिवीजन देंगे, आप खुद फीडबैक तो देंगे ही देंगे कंटिन्यू फॉर्म में, और यदि आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो हम उसका जरूर प्रयास करेंगे कि ये आपके मैक्सिमम हित में किस प्रकार से ज्योग्राफी कंप्लीट तैयारी हो जाए, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। इससे ज़्यादा आप क्लासें लें, बाकी इसके अलावा हम और कुछ नहीं कहेंगे आपको, इतना ही कहेंगे कि आपका ज्योग्राफी जो सेकंड पेपर है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर मिनिमम यदि आप उसको क्लियर कर लेते हैं, क्राइटेरिया 40% वाला, मतलब 60 नंबर लेके आ जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग के बिना आप फर्स्ट ग्रेड नहीं बन सकते, क्योंकि आपको 300 में से बहुत अच्छा सब्जेक्ट नंबर लेके आना है। कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन आपके तैयार हो, 120-25 क्वेश्चन तैयार हो, मतलब आपके 240 या 250 नंबर आपके आराम से सेकंड पेपर के अंतर्गत आने ही चाहिए। उस दृष्टिकोण के साथ में हम पूरी कक्षाएं चलाएंगे, पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर अप करवाने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट सबसे पहले ये जानना जरूरी था, क्योंकि हम पता होना चाहिए कि ये जो क्लासें ले रहे हैं वो किन के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और किस टाइप से कक्षाएं आने वाली है। दोनों तरह की कक्षाएं आएगी, दोनों सभी कैटेगरी के लिए ये पर्याप्त हो जाएगी कि आप अपने हिसाब से देखें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, किस लेवल पे आप खड़े हैं अभी। और यदि आपको लगे कि नहीं हम तो एमसीक्यू देख रहे थे, एमसीक्यू सॉल्व करते करते आपको लगे नहीं इस टॉपिक क्या कुछ सिलेबस के कंसेप्ट को थोड़ा समझना भी बाकी है, तो आप उसी वक्त उसी डे में जो क्लास आएगी उस टॉपिक की वो कक्षा का देख कर भी आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आपके सिलेबस की, जिनका सेकंड पेपर है, सिलेबस की यदि हम चर्चा करें तो सिलेबस के इस हिसाब से है कि जो फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज के अंतर्गत आप जो फर्स्ट ग्रेड बनोगे उसके लिए योग्यता क्या है, योग्यता के आधार पर भी ही सिलेबस को डिसाइड किया गया है। जिसके अंतर्गत सबसे पहले योग्यता की बात करें तो आप जानते हैं कि आप जब फर्स्ट ग्रेड बनोगे, स्कूल व्याख्याता बनोगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको 11th और 12th को पढ़ाना है। ये बात तो आपको ध्यान होगा कि आपको 11th और 12th को पढ़ाना है, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी लेवल को आपको क्या करना है, पढ़ाना है। और इसके लिए आपको 11th 12th तो होगी। उसके बाद में आपको ज़रूरी है कि आप स्नातक हों। क्या होना चाहिए, आप स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए आप, और ग्रेजुएशन के साथ में आपको मास्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप 2 साल का बीएड कोर्स होना चाहिए। कितने साल वाला कोर्स, रेगुलर रूप से 2 इयर्स बीएड कोर्स होना चाहिए। इसके साथ में ही आपके क्या होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आप फर्स्ट ग्रेड बनने वाले हो, जिस सब्जेक्ट में आप स्कूल व्याख्याता बनने वाले हो, उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आप परास्नातक होने चाहिए। परास्नातक क्या बोले तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आप उसी सब्जेक्ट में की हुई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या योग्यता हो गई आपकी, क्वालिफिकेशन क्या हो गई फर्स्ट ग्रेड की क्वालिफिकेशन हो गई, आप जिस सब्जेक्ट में आप स्कूल व्याख्याता का फॉर्म भर रहे हो, जिस सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट ग्रेड बनने वाले हो, उस सब्जेक्ट में आप परास्नातक होना चाहिए। मतलब कि एमए या एमएससी उसी सब्जेक्ट में की हुई होनी चाहिए। स्नातक होगी, उसके बाद में परास्नातक होती है, उसके साथ में ही आपका 2 साल का बीएड किया हुआ होना चाहिए। तो सिलेबस, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, तो सिलेबस भी उसी हिसाब से ही डिसाइड किया गया है। सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो आपका सिलेबस भी आपका फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के माध्यम से जो सिलेबस डिसाइड किया गया है वो भी उसी हिसाब से ही किया गया है। उस हिसाब से कैसे, आपके सिलेबस को 4 भागों में पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट है, यदि फर्स्ट पार्ट के हैं तो वो आपका है सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब उच्च माध्यमिक स्तर का सिलेबस, उच्च माध्यमिक स्तर का मतलब जो आपको आप 11th और 12th को पढ़ा रहे हो तो कम से कम उसका सिलेबस जो ज्योग्राफी है, जो सब्जेक्ट से, जैसे आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी जो आपके 11th 12th में पढ़ाने वाले हो वो आपके कंप्लीट तैयार होनी चाहिए। उसमें से क्वेश्चन आने वाला, ये आपके सिलेबस में उच्च माध्यमिक स्तर पर ये पहला ही पॉइंट है कि आप 11th 12th को पढ़ा रहे हो तो वो कंसेप्ट तो आपका पूरा क्लियर होना ही चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से लगभग आएंगे। उसके बाद में कंसेप्ट वाला क्वेश्चन क्या रहेगा, स्नातक स्तर। आप स्नातक के अंतर्गत स्नातक स्तर का सिलेबस है। स्नातक स्तर में क्या है सर, स्नातक स्तर में जो आप ग्रेजुएशन करते हो उसमें आप ज्योग्राफी से बन रहे हो तो ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ते हैं वो आपका सिलेबस स्नातक स्तर के लेवल में आएगा। थर्ड आपका है परास्नातक, जो आप एमए करते हो
एमए या एमएससी करते हैं जियोग्राफी के अंतर्गत, तो जियोग्राफी में एमए में क्या पढ़ते हैं आप, उसमें से कुछ टॉपिक्स को आपके सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज के अंतर्गत सेकंड पेपर में डाला गया है। इसके अलावा आपके रिक्वायरमेंट है बीएड का, तो बीएड के अंतर्गत आप जो पढ़ते हो उसका कुछ टॉपिक सब्जेक्ट के हिसाब से वो आपके सिलेबस के अंतर्गत डाला गया है। बीएड स्तर का, बीएड स्तर का मतलब क्या है सर, बीएड के स्तर पर आप क्या पढ़ते हो, बीएड के स्तर पर हम सब पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, तो आपके सिलेबस में डाला गया है सेकंड पेपर में शिक्षा मनोविज्ञान। क्या डाला गया है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को डाला गया है। इसके अलावा आपके सिलेबस में क्या है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट पेडागोजी पढ़ते हैं तो पेडागोजी को आपके बीएड स्तर पर आपके डाला गया है। हालांकि इसमें सिलेबस में बीएड स्तर नहीं लिखा है, लेकिन जो टॉपिक है वो बीएड में हम पढ़ते हैं तो हम उस टॉपिक्स को बता सकते हैं कि बीएड स्तर का ये है। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, जैसे शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, यदि हम बात करें शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री जो सब्जेक्ट में होती है उसके हिसाब से, और इसके अलावा हम टीचिंग आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, हम अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके आधार पर आपके सिलेबस को, सेकेंड पेपर का जो सिलेबस है, जियोग्राफी का सिलेबस है या किसी भी सब्जेक्ट में, ये क्राइटेरिया पार्ट सेम ही है लेकिन उसके टॉपिक अलग अलग हैं। आप जियोग्राफी सिलेबस की ये बात करें तो ये टॉप चार भागों में बांटा गया है। उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, प्रास्नातक स्तर और बीएड के स्तर पर आपके चार भागों में सिलेबस को क्या किया गया है, डिवाइड किया है। अब सीनियर सेकेंडरी लेवल पर आपका सिलेबस क्या है, हम अच्छे अलग से टॉपिक वाइज यदि देखना चाहें तो सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल पहले ही पार्ट में आपका सिलेबस दे रखा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, भूकंप और ज्वालामुखी, पवन, नदी और ग्लेशियर के कार्य, वायुमंडल की संरचना और संघटक, सूर्य तप और ताप बजट, आर्द्रता एवं वर्षा, महासागरीय नित्तल के उच्चावच, महासागरीय लवणता, जवार और महासागरीय धाराएं। ये आपके टॉपिक है पहले ही सीनियर सेकेंडरी लेवल पे ही। यदि हम इस टॉपिक के यदि हम अध्ययन कहाँ से, यदि सोर्स को देखें तो एनसीईआरटी की 11वीं की जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें ये कंप्लीट टॉपिक्स आपका सिलेबस के अंतर्गत मिल जाता है। लेकिन हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम एनसीईआरटी को कवर अप करते हुए जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ही, उसके अलावा हम उसको डेप्थ में जाते हुए कंसेप्ट को, अलग अलग टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। यदि हम उसको कैटेगराइज करें यदि इनके टॉपिक्स को, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप ज्योग्राफी के हिसाब से इसको डिवाइड करें तो देखिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टानें, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, भूकंप और ज्वालामुखी, ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके भू आकृतिक भूगोल का है। मॉर्फोलॉजी आप पढ़ेंगे, भू आकृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। और यदि हम पवन, नदी, ग्लेशियर के कार्य, इसको तक यहां तक मान लें, इसके तक आपके पवन तक 5 टॉपिक है ना, ये भू आकृतिक भूगोल के हैं। इसके अलावा जो वायुमंडल की संरचना, संघटक, सूर्य तप, ताप बजट, आर्द्रता और वर्षा, ये तीनों टॉपिक है, ये तो तीनों टॉपिक है आपके जलवायु भूगोल, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु भूगोल का टॉपिक है। किसके टॉपिक है, जलवायु भूगोल के। और नीचे वाले तीनों टॉपिक है वो महासागरीय नित्तल के उच्चावच, महासागरीय लवणता, जवार और महासागरीय, तीनों टॉपिक है वो समुद्र भूगोल के है। सर ये क्या है, ये अलग अलग आपको जो जियोग्राफी है उसको हम मोटे तौर पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक बांटते हैं भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। तो ये भौतिक भूगोल का ही पार्ट है। किसका भाग है, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के टॉपिक है ये, हम डिटेल्स क्लास चलेगी, प्रारंभ में हम बताएंगे अलग अलग से भौतिक भूगोल क्या होता है, किस में टॉपिक क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है, पूरा कंसेप्ट आराम से पढ़ने वाले हैं अपन। ये भौतिक भूगोल के पार्ट है, आपके 11वीं की एनसीईआरटी बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें ये कंप्लीट आपका सिलेबस मिल जाता है। हम बहुत डिटेल्स में एनसीईआरटी को कवर अप करते हुए ही चलेंगे। इसके साथ बहुत डेप्थ में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन की संभावना रहती है, तो हम पूरा कंप्लीट वाइज टॉपिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए ही आगे चलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की है उसमें है भारत का भूगोल।
किसका है, इंडियन, भारत की स्थिति, भौतिक विज्ञान के प्रभाग मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, आपदा प्रबंधन, जनसंख्या वितरण, प्रमुख फसलें, खनिज, पर्यावरण, प्रदूषण और सतत विकास, ये टॉपिक है। और ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी के 11th में भौतिक पर्यावरण, भारत के भौतिक पर्यावरण में और भारत के लोक अर्थव्यवस्था वाले इन बुक्स टॉपिक्स में आपका सिलेबस पूरा कवर अप हो जाता है। देखिए भूगोल को पढ़ने का ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका यदि हम पढ़ने के हिसाब से देखें भूगोल को, हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध, और दूसरा होता है प्रादेशिक स्तर पर। प्रादेशिक स्तर क्या होता है हम डिटेल्स में बताएंगे। प्रादेशिक स्तर पर होता है प्रादेशिक भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल। प्रादेशिक पर होता है किसी एक प्रदेश में ज्योग्राफी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ में पढ़ना, प्रदेश के रूप में एक प्रदेश को एक ही मानते हुए उसके संपूर्ण ज्योग्राफी को पढ़ना, उसको प्रादेशिक भूगोल के अंदर कैसे कहते हैं। और क्रमबद्ध भूगोल मतलब भूगोल के सभी तत्वों को सभी के सापेक्ष में पढ़ना, एक तरीके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, क्रमबद्ध भूगोल। मोटा मोटी ये बात करेंगे, क्लास में डिटेल समझाएंगे। तो भारत का भूगोल ये प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आता है। एक भारत को बांटा, भारत के भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम बांट सकते हैं, जैसे कि भारत का भूगोल है और राजस्थान का भूगोल है। ये दोनों आपके टॉपिक में है, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। ठीक है, तो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल में आप बुक्स में दे रखा है। भारत का भूगोल हमें एनसीईआरटी की दोनों बुक्स में है और इस तरीके से हम भारत के भूगोल को हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपके टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल का क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। भूगोल को हम पढ़ने के हिसाब से क्रमबद्ध और प्रादेशिक बांट सकते हैं, लेकिन भूगोल को हम दो भागों में बांटे हैं। एक होता है भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को हमने अलग अलग कैटेगरी में अभी पढ़ा था। जैसे अभी देखा था पिछले टॉपिक में कि भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे भू आकृतिक भूगोल, मॉर्फोलॉजी से बोलते हैं, भू आकृतिक भूगोल। इसके अलावा जलवायु भूगोल, ये क्षेत्र कह सकते हैं जलवायु भूगोल। इसके अलावा जैसे समुद्र भूगोल, ओशिनोग्राफी, समुद्र भूगोल। इसके अलावा पर्यावरण भूगोल, जो भौतिक भूगोल के ही भाग है, वो वाला टॉपिक है। मानव भूगोल क्या कहते हैं, मानव भूगोल वो होता है, हम मानव भूगोल पढ़ेंगे तब आपके सिलेबस में देखा है, देखो परिभाषा, क्षेत्र, सिद्धांत, ये सब कुछ आपके सिलेबस में दे रखा है मानव भूगोल के बारे में। लेकिन हम जब कक्षाएं लेंगे तो डिटेल में बताएंगे। अभी हम बता रहे हैं जैसे कि मानव भूगोल वो होता है जैसे भौतिक पर्यावरण व मानव के मध्य अंतर संबंध का जो भूगोल होता है, इंटरेक्शन का जो ज्योग्राफी होता है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इंटरेक्शन, अंतर संबंध, कुछ समझे नहीं क्या होता है। इंटरेक्शन का मतलब जैसे कि मानव कुछ क्रियाएं करता है, वो पर्यावरण के साथ में मिलकर करता है। जैसे मानव कृषि करता है, जैसे किसी बीज की बुआई करना हो, निराई गुड़ाई करना हो, उसको अवेरना हो या कुछ भी करना हो कृषि के अंतर्गत, वो कौन करेगा, मानव करेगा। लेकिन करेगा कहाँ पर, करेगा भौतिक, जिसके कृषि करने के लिए क्या चाहिए, कृषि करने के लिए मृदा चाहिए, जल चाहिए, जलवायु चाहिए, तो वो सब कौन प्रोवाइड करवा रहा है, भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण के साथ जब मानव अपनी क्रियाएं करता है, अंतर संबंध स्थापित करता है और कुछ क्रियाएं करता है, उसमें परिवर्तन होता है, तो उसमें हम जिस भूगोल की शाखा के अंतर्गत बांटते हैं उसमें मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत बांटते हैं। उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे मानव कृषि करता है तो कृषि भूगोल, मानव आपके अधिवास मकान बनाता है, अपनी बस्तियां का निर्माण करता है, तो हम उसको कह सकते हैं अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल। जिसके अंदर हम वैसे थे नगरीकरण करते हैं, नगरीय भूगोल या शहरी अधिवास या फिर ग्रामीण अधिवास, इस टाइप से ये सेटलमेंट कह सकते हैं, अधिवास इन सेटलमेंट। और इसके अलावा जैसे परिवहन भूगोल, इसके अलावा जैसे जनसंख्या भूगोल, ये सब मानव भूगोल की शाखाएं हैं। इसके अलावा यदि हम बांटे तो मानव भूगोल को जैसे राजनीतिक भूगोल, ये सब मानव भूगोल के ही क्षेत्र हैं। और हम इसको पीजी लेवल पर और हम आराम से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं। इसको आपके सिलेबस से आएंगे तो अभी आप देखेंगे उसके अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके जैसे सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक, ये आपके ज्योग्राफी के अलग अलग हिस्से हैं, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आपके टॉपिक दे रखा है मानव ह्यूमन ज्योग्राफी,
मानव भूगोल, जिसमें आपका टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, सिद्धांत, विश्व की जनसंख्या का वितरण। तो आपके जैसे मानव भूगोल का ही भाग होता है, जैसे जनसंख्या भूगोल, ये सब मानव भूगोल का ही भाग है। जैसे जैसे बढ़ता है तो नीचे दे रखा है ना, सॉरी यहाँ नीचे दे रखा है, मैंने लिख लिया था। जनसंख्या भूगोल, विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व, प्राथमिक आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थक क्रियाएं कौन कौन सी है, मानव विकास का उदाहरण क्या है, ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफी, परिवहन, संचार और व्यापार क्या है। ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें इन चैप्टरों के अंतर्गत ये सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है। हम उसके एनसीईआरटी को कवर करते हुए इसके डेप्थ लेवल तक अच्छे कंसेप्ट को पूरा हम क्लियर करते हुए चलेंगे, और इसमें अच्छे से हम बातें करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपका ये एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका स्कूल लेवल पर प्रायोगिक भूगोल। आपके जो प्रैक्टिकल है, आपको जो आप फर्स्ट ग्रेड बनोगे ही, फर्स्ट ग्रेड बनने के बाद के अंतर्गत आप जो 11th 12th को आप क्या करवाने वाले हो, आप प्रैक्टिकल करवाने वाले हो। तो प्रैक्टिकल करवाओगे तो प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो 11th और 12th का जो प्रैक्टिकल है वो आपके सिलेबस के अंतर्गत डाला गया है। ग्रेजुएशन लेवल पे प्रैक्टिकल नहीं डाला आपको 11th 12th करवाना, तो 11th 12th के प्रैक्टिकल के आपकी क्लासें हैं। और ये एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिकल 11th और 12th में चलती है, दोनों में आपका ये कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है। आपके सिलेबस में है स्केल, मापनी, मानचित्र और प्रक्षेप, स्थानिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, सहसंबंध और प्लेन टेबल सर्वेक्षण है। ये आपके सिलेबस के अंतर्गत है, आपको ये पढ़ना है और अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। बहुत शानदार तरीके से ये पढ़ने वाले हैं। मानचित्र वाला ये जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा डर भी होता है। बहुत सारे आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं जो जिनकी मैथ कमज़ोर होती है, उनको लगता है ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा कठिन काम होता है। हम उसको आराम से कंसेप्ट के साथ में पढ़ने वाले हैं और उसके साथ में एमसीक्यू भी करने वाले हैं। बाद में आपका जो सेकेंड पार्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब है कि स्नातक स्तर का, किसके स्तर का, स्नातक स्तर का जो सिलेबस है वो आपके है। स्नातक स्तर में सबसे पहले है फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब क्या हुआ, भूआकृतिक भूगोल जिसे बोलते हैं। उसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल पे टॉपिक है भू संतुलन और आपका भू संतुलन और भू संचलन, ये दोनों टॉपिक है भू आकृतिक भूगोल के। भौतिक भूगोल का पार्ट है तो भू आकृतिक भूगोल। पीछे जो एनसीईआरटी वाले जो 11th 12th लेवल स्तर पर जो भू आकृतिक के कुछ टॉपिक थे और कुछ टॉपिक यहाँ पर है ग्रेजुएशन लेवल भू संतुलन और भू संचलन। ताप या प्रतिलोमन, वायु दाब, पेट या परिसंचरण, विश्व की जलवायु, ये तीनों टॉपिक है वापस से भौतिक भूगोल के। जलवायु भूगोल के अंतर्गत आता है, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आप ये तीनों टॉपिक जलवायु भूगोल के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, तो वापस से ये है। और वापस आपके है समुद्र भूगोल के महासागरीय निक्षेप और प्रवाल, भीतियाँ, एटोल, ये वापस से भौतिक भूगोल के समुद्र भूगोल की शाखा में से ये आपके टॉपिक दे रखे हैं। तो ये सभी टॉपिक हम अलग अलग से पढ़ेंगे, तो हम देख लेंगे। यदि टॉपिक वाइज पढ़ना हो, जैसे भू आकृतिक भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम पहले भू आकृतिक के 11th 12th के जो टॉपिक दे रखे हैं उसको कवर करते हुए, ग्रेजुएशन में जो टॉपिक है उसको कवर करते हुए, जो प्रास्नातक लेवल पर जो टॉपिक है उसको कवर करते हुए पढ़ाएंगे। फिर वापस से यदि जलवायु भूगोल के कुछ टॉपिक लें, जलवायु के जो एनसीईआरटी में बुक्स टॉपिक दे रखे हैं वो उसको कवर करते हुए, ग्रेजुएशन लेवल पर जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे ये टॉपिक के 3 टॉपिक दे रखे हैं, इसको कवर करते हुए, जो स्नातक प्रास्नातक जो एमए में आप पढ़ते हो उसको कवर करते हुए हम पढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसको सॉल्यूशन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल पर भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक है। और यदि आप पढ़ना चाहें खुद से, सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल के अंदर ये चैप्टर है, वो 5, 6 और 34.6, 35, 39, 27, 38 नंबर जो चैप्टर अध्याय है उसमें ये पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के आधुनिक विचारधाराएं, संभववाद, नियतिवाद, नव नियतिवाद क्या होता है, स्कूल कौन कौन से हैं, जैसे जर्मन स्कूल, फ्रांसीसी स्कूल, अमेरिकन स्कूल्स, इसके कौन कौन से विचारक हैं उसको पढ़ेंगे अच्छे से। प्रवास, उसके कारण क्या है, विश्व की विभिन्न जातियों का वितरण, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण कहाँ कहाँ पे है, विश्व के कृषि क्षेत्र और विश्व के औद्योगिक क्षेत्र, ये बहुत शानदार अच्छे टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इनको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कंसेप्ट को समझते हुए इनके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। माजिद भूगोल की जो मानव भूगोल है उसमें आप यदि पढ़ते हैं तो ये कवर अप हो जाता है। बाकी हम नोट्स बनवाएंगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है ज्योग्राफी थॉट्स आते हैं। माजी उसमें भूगोलिक चिंतन मिल जाएगा आपको। भूगोल की परिभाषा क्या है, क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रकृति और उद्देश्य, यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान, रोमन भूगोलवेताओं का योगदान अच्छे से पढ़ेंगे। हम्बोल्ट, रिटर, रेडजेल, ऑटसन, हंटिंगटन, ब्लेच और कार्लसॉर, इनके कार्य पढ़ेंगे। इनकी कौन कौन सी बुक्स महत्वपूर्ण है, इनके डायरेक्ट बुक्स में से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इनके क्या योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान है, किस क्षेत्र में योगदान है, उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उसको फिर इसके एमसीक्यू भी क्लास में करवाएंगे।
फिर अब मैंने प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत बताया था कि प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम किसी एक क्षेत्र को, एक इकाई को लेकर पूरे संपूर्ण ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो प्रादेशिक के अंतर्गत आता है, जिसमें यदि आप भारत का भूगोल मानो या एशिया का भूगोल मानो या फिर किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र का मानो, तो इसी प्रकार से आपके सिलेबस में दो है, एक भारत का भूगोल है, एक राजस्थान का भूगोल है। तो राजस्थान का भूगोल तो आपके फर्स्ट पेपर में भी है, तो फर्स्ट पेपर में आप ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें भी राजस्थान भूगोल है, और आपके ज्योग्राफी जो सेकंड पेपर है उसमें भी आपका राजस्थान भूगोल है। तो ये दो जगह काम आने वाला सब्जेक्ट है और उसको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत राजस्थान की फिजियोग्राफी पूरा तरीके से, अफवाह तंत्र, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, सिंचाई, प्रमुख फसलें, खनिज, उद्योग, जनसंख्या घनत्व, वितरण, मरुस्थलीकरण और कृषि जलवायु क्षेत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस को हम अच्छे से कवर करने वाले हैं और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ये दो जगह काम आएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि आप बुक्स की बात कर रेफर करें तो राजस्थान की भूगोल आती है हरिमोहन सक्सेना की, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से हम इसको कवर करने वाले हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत। इसके अलावा यदि प्रस्नातक स्तर का, ये पार्ट 3 है, प्रस्नातक मतलब एमए लेवल का यदि सिलेबस की बात करें तो अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे जियो मॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक भूगोल के अंतर्गत मौलिक उदाहरणें, ढलान का विकास, भू आकृतिक मानचित्रण, अनुप्रयोग और पर्यावरण के भू आकृतिक विज्ञान क्या क्या है, जियो मॉर्फोलॉजी के एनवायरमेंटल जियो मॉर्फोलॉजी, हम उसको हम डिटेल्स में टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपके नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और इसके साथ में इकोनॉमिक जियोग्राफी के अंतर्गत आर्थिक भूगोल करते हैं, उसकी अवस्थिति में वेबर का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और भारत के आर्थिक क्षेत्र, भारत के आर्थिक क्षेत्र पूछ लिया आपको, राजस्थान का आर्थिक क्षेत्र पूछ लिया आपको, विश्व के आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से है, वो सब कुछ आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जियो प्रस्नातक स्तर पर भारत के आर्थिक क्षेत्र की उन्होंने बात की है। और यदि हम सिलेबस की बात करें तो अर्बन ज्योग्राफी, जो सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत अभी मैंने बताया था आपको कि शहरी भूगोल और ग्रामीण भूगोल आता है, तो आपके शहरी भूगोल के अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में कौन कौन से नगरों की उत्पत्ति हुई है, नगरों की उत्पत्ति को सिद्धांत को देखेंगे और कब कब हुई है और समय जब से उत्पत्ति हुई उसके आधार पर प्राचीन नगर कौन से है, मध्यकालीन नगर कौन से है, आधुनिक नगर कौन कौन से है, उत्पत्ति का और उसका विकास कैसे हुआ है, उमलैंड क्या होता है, इसके साथ नगर नियोजन के सिद्धांत क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपके सिलेबस के अंतर्गत है। आपको स्कूल व्याख्याता बनाने के लिए ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके साथ में ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे वान थुनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, भारत में हरित क्रांति और भारत में कृषि वानिकी महत्व और उसके क्षेत्र, ये आपको पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके अलावा आपके पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या के सिद्धांत, मॉल्टिसियस, अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से कंसेप्ट को समझने वाले हैं, पक्का क्वेश्चन बनेगा। भारत की जनसंख्या की नीति क्या है, ये भी बहुत आपके महत्वपूर्ण है, इसके अलग अलग टॉपिक वाइज हम अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल के विकास, मैकिंडर की अवधारणा, एस.बी. जॉन्स, राजनीतिक भूगोल के एकीकृत सिद्धांत और सीमांत और बफर जोन, सीमा क्या होती है और सीमांत क्या होता है, बफर जोन क्या होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैकिंडर का सिद्धांत क्या है, इसके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। राजनीतिक भूगोल में विकास किस तरीके से हुआ है और किन किन भूगोलवेताओं का योगदान है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं और परिभाषा से लेकर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम डिटेल्स में इसको पढ़ने वाले हैं। आप यदि खुद से पढ़ना चाहें इसके लिए बुक्स यदि रेफर करूँ तो सुदीप्त अधिकारी की बहुत अच्छी बुक्स आती है, सुदीप्त अधिकारी महोदय की, आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या है कि टॉपिक दे रखे हैं कुछ कुछ, तो उसको टॉपिक के लिए पूरी बुक्स पढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए आपको सिलेबस ध्यान होना चाहिए। सिलेबस के हिसाब से आप उसको कुछ कुछ टॉपिक्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, टेलीग्राम चैनल पर आप जो नोट्स बनवाएंगे वो भेज देंगे और हम अच्छे से पूरा डिटेल्स में पढ़ने ही वाले हैं, तो आप अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके साथ में ही जो पार्ट 4 है, जो हम बीएड वाले पोर्शन इसमें दे नहीं गए, बीएड वाला पोर्शन स्तर की यदि बात करें तो आपके टॉपिक दे रखा है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग, लर्निंग एंड मटेरियल्स, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दे रखा है आपका सिलेबस के अंतर्गत। इसके अंतर्गत देखिए आप शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, कार्य क्षेत्र एवं कार्य, किशोर और शिक्षार्थी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास संबंधी विशेषताएं, शिक्षण सीखने के लिए क्या क्या इसके निहितार्थ क्या है, सीखने के व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, रचनात्मक सिद्धांत क्या है, वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए उसके क्या निहितार्थ है, मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन का उदाहरण, समायोजन का तंत्र, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम और इसके निहितार्थ क्या है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत अच्छे पूरे में से पूरे अच्छे क्वेश्चन तैयार किया जा सकते हैं। ये बहुत 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 13-14% क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे से, और यदि अच्छे से पढ़ा जाए तो ये पूरे कंप्लीट एकदम आपके राइट होने के चांसेस रहते हैं। बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, नोट्स बनाकर समझाते हुए पढ़ने वाले हैं। इसके साथ दूसरा आपके पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें तो संचार कौशल क्या होता है,
पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। यदि आप कोई एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, यदि शिक्षक अपनी कोई भी बात है, सिलेबस को, जिस टॉपिक्स को पढ़ा रहा है, यदि उसका कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है तो वो कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझा सकता। संचार कौशल होना जरूरी है। तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे संचार कौशल का क्या महत्व है, उसके उपयोग क्या है, शिक्षण के कौन कौन से मॉडल है, इसके अलावा शिक्षण के दौरान कौन सी शिक्षण सामग्री, अधिगम के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है, और कोऑपरेटिव एजुकेशन सहयोगात्मक शिक्षा क्या होती है, हम डिटेल्स में आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा यूज ऑफ कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन आईसीटी वाला टॉपिक है, जिसके अंदर आपका आईसीटी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उदाहरण क्या है, सिस्टम दृष्टिकोण क्या है, कंप्यूटर की सहायता प्राप्त शिक्षण, कंप्यूटर और सहायता प्राप्त निर्देश, कंप्यूटर किस हिसाब से, जैसे अभी हम आपसे जुड़ रहे हैं तो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं, तो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस था। तो आज पहली क्लास थी और पहली क्लास का लेने का है हमारा दो पर्पस थे। एक तो ये कक्षाएं समुत्कृष्ट क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से आने वाली है और किन छात्रों के लिए, किन परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, और दूसरा फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज के अंतर्गत जो सेकंड पेपर ज्योग्राफी है उसका सिलेबस क्या है। तो हमने सिलेबस को अच्छे से डिटेल्स में समझा। दूसरा हमने समझा कि परीक्षार्थी को दो कैटेगरी में बांटा, दो कैटेगरी के अंतर्गत जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो एकदम बिल्कुल नए हैं, तो उन दोनों के लिए सॉल्यूशन लेकर आ रहा है समुत्कृष्ट क्लासेज। इसके अंतर्गत मेरे द्वारा ज्योग्राफी पहले क्लासें ली जाएगी, कक्षाएं ली जाएगी, डिटेल्स में पूरे नोट्स बनवाए जाएंगे, पूरा कंसेप्ट को तैयार करते हुए कक्षाएं होगी। तो हम जो एकदम जीरो से, नवोदय बच्चे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, तो पहले तो उनके लिए कक्षाएं होगी, साथ साथ में एमसीक्यू कक्षाएं होगी जिसका 360 डिग्री एनालिसिस होगा, सभी ऑप्शनल पर अच्छे से डिस्कशन होगा, और आपका जो रिवीजन फॉर्म है, जो परीक्षार्थी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, जो केवल अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए एमसीक्यू वाली कक्षाएं बहुत अच्छी होने वाली है। आप उस कक्षा को भी महत्वपूर्ण आप अटेंड कर सकते हैं। और जिनको कोई भी टॉपिक, आपको तैयारी अच्छी है लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे है कि जिनके को आपको लगता है रिवीजन करने की जरूरत है या कंसेप्ट को वापस से समझने की जरूरत है, तो वो पहले वाली क्लास लेकर आप उस कंसेप्ट को हल कर सकते हैं। कुल मिलाकर सभी परीक्षार्थियों के लिए जो ज्योग्राफी से आप फर्स्ट ग्रेड बनने चाह रहे हैं, उसके लिए समुत्कृष्ट क्लासेज का एकदम अल्टीमेट ओवरऑल कंप्लीट तैयारी का सॉल्यूशन लेकर आ रहा है। आप सबसे पहले इस चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से यदि तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत शानदार तरीके से कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। मैथ्स और इंग्लिश की कक्षाएं चल रही है, बाकी कक्षाएं भी जल्द शुरू हो रही है, और बहुत सारी कक्षाएं के साथ में अभी एमसीक्यू कक्षाएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसीलिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नियमित रूप से कक्षाएं लीजिए। और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो ज्योग्राफी के साथ में नोट्स डालिए, साथ में एटलस लीजिए, मानचित्र को साथ में रखिए, यदि आपके पास में ग्लोब हो तो ग्लोब को रखिए, और बहुत अच्छे से लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, घर पे बैठ रहे हो, कहीं पर बैठ रहे हो, अच्छे से ज्योग्राफी के स्टूडेंट के नाते होकर अच्छे से पढ़ना है, और अपने को फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज इस बार क्लियर करना ही है। उस मकसद के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में, समुत्कृष्ट परिवार के साथ में जुड़कर अच्छे से तैयारी करना है। धन्यवाद।